हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियोस आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखी होंगी और उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल्स धमाका आप लोगों ने किया भी होगा। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की अगर अपनी बुक से प्रैक्टिस की है और कहीं पर अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज हम लोग इसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑल्दो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो एक फॉर्मूले में आता है, ओम्स लॉ में। ये क्या होता है, सबसे पहले मुझे थोड़ा इसके बारे में बताने की जरूरत है। आप लोग ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जैसे कि आप लोगों ने ओम्स लॉ में ये फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस। जहां पर R क्या था बच्चों? आपका रेजिस्टेंस। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टर। So there is a lot of difference between resistor and resistance. Basically, resistor is the property of a given metallic wire, or we can say of a given metallic conductor, to oppose the flow of electric current. To oppose the flow of electric करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना ही एक प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसको मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस। और वो मटेरियल जो इस काम को करने में हेल्प करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो मटेरियल ही कहलाता है और वो सब्सटेंस कहलाता है रेजिस्टर। क्या कहलाता है बच्चों? रेजिस्टर। अगर वो रेजिस्टर की वैल्यू फिक्स है, यानी कि अगर रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है तो मैं उसे रेजिस्टर कहूंगा। और अगर मैं उस रजिस्टर के वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रिक सर्किट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं तो उसे मैं रियोस्टेट कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चों? रियोस्टेट। और उसका एक दूसरा नाम भी है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टर। क्या है बच्चों? वेरिएबल रेजिस्टर। ये उसका साइन है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होंगी। ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे ये हमारा क्या होता है, डस्टर होता है। इस डस्टर की एक प्रॉपर्टी है क्या? इरेज करना। तो क्या इसका नाम मैं डस्ट रख दूं, इरेज रख दूं? नहीं, इसका नाम क्या है? डस्टर है। सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टर। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टर होता है। इस रेजिस्टर की भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या होती है? रेजिस्टेंस। देखो कुछ इस तरीके का आपका रेजिस्टर होता है, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये कुछ इस तरीके का होता है आपका रेजिस्टर। ये एक फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर है। और जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है वो चेंज होता है, वो ये नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में अंतर समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस क्या है? फिर प्रॉपर्टी है किसी भी वायर की जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है। और रजिस्टर क्या है? वो मटेरियल है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है। ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आई है तो मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी समझाना चाहूंगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है। और इसकी हेल्प से ही आप लोग ये चीज डिफाइन कर पाएंगे कि किन किन फैक्टर्स पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्योंकि ओम्स लॉ में ये देखा गया कि अगर किसी भी एक वायर के पर्टिकुलर लेंथ के लिए लें तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो फिर क्या चीजें चेंज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, मुझे ये चेक करना है। बात समझ में आई? तो उसके लिए एक्टिविटी डिजाइन करी गई। उस एक्टिविटी में क्या किया गया बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस एक्टिविटी में आपके सामने मैंने नेमिंग कर रखी है 1 2 3 एंड 4। 4 वायर हैं जिसमें से 1 2 3 तो एक ही मटेरियल के हैं। सपोज करो वो मटेरियल है आपका कोई भी ए मटेरियल, और जो आप लोगों का 4th वायर है वो किसी मटेरियल बी मटेरियल का है। दोनों मटेरियल में डिफरेंस है। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या है मटेरियल में? जो 1 है वो एक सिंपल वायर है, जो 2 है उसकी लेंथ 1 के कंपैरिजन में ज्यादा है, जो 3 है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। आप लोग देख सकते हैं 3rd वाला हल्का सा चौड़ा वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ये वाला एरिया बोलते हैं, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इसे बोलते हैं। इसके अलावा जो 4th है वो एक डिफरेंट मटेरियल है पर लेंथ उसकी 1 के इक्वल ही है। किसकी? 4th वाले वायर की। तो इस एक्टिविटी में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट वायर को कनेक्ट करता हूँ और फर्स्ट वायर के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर एमीटर के थ्रू करंट की रीडिंग नोट करके मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। ऐसे ही
अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है तो क्योंकि जो मेरा सेकंड मटेरियल है वो भी सेम क्वालिटी का है, डिफरेंस क्या है फर्स्ट मटेरियल में और सेकंड मटेरियल में, जो फर्स्ट की लेंथ है अगर वो L है तो जो सेकंड मटेरियल है उसकी लेंथ 2L है। क्या है बच्चों 2L है। तो फिर 2L लेंथ आने पर हमने चेक करा कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, सेम वैल्यूज ही रखी। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1 था तो इसका रेजिस्टेंस R2 आया और इन दोनों में रिलेशन आया ग्रेटर का। इससे ये पता लगा कि अगर मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा है वो किस बेस पे है, अगर लेंथ भी ज्यादा है। तो सेकंड केस में जैसे कि लेंथ मैंने ज्यादा करी तो ये पता लगा कि जो मेरा रेजिस्टेंस है सेकंड केस का वो ज्यादा है। तो इससे मैं ये बात जरूर बता सकता हूं कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, लेंथ पर। वेरी गुड। ऐसे ही मैं अगर थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस में और फर्स्ट केस में हम लोग देखें तो दोनों की लेंथ बराबर है। दोनों की लेंथ क्या है बच्चों, बराबर है। पर अगर मैं दोनों के एरिया की बात करूं, अगर इसका एरिया A1 है तो इसका एरिया A2 है और इसका एरिया ज्यादा है किसका, सेकंड वाले थर्ड वाले वायर का। कौन से वाले वायर का, थर्ड वाले वायर। आप लोग देख पा रहे होंगे थर्ड वाले वायर का एरिया क्या है बच्चों, ज्यादा है कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले के केस में। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस हमने उन्हें सेम वैल्यूज के साथ कैलकुलेट किया वो ये था R1 इज ग्रेटर देन R2। इसका मतलब इस केस में एरिया बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। पिछले वाले केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, पर दूसरे थर्ड केस में आप लोगों का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा था। बाद में क्या हो रहा था, डिक्रीज, क्योंकि 1, 2 और 3 दोनों के मटेरियल क्या है आप लोगों के सेम है। तो जब ये देखा तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। फिर हम लोगों ने फर्स्ट केस और आप लोगों का फर्स्ट केस और फोर्थ केस में देखा। फर्स्ट और फोर्थ केस में बच्चों लेंथ सेम थी। क्या थी बच्चों, लेंथ सेम थी। और हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि एरिया भी सेम था, ऑल्दो दिखने में सेम नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एरिया भी सेम था। पर जो चीज डिफरेंस थी वो क्या थी, नेचर ऑफ मटेरियल। यहां पर आपका जो नेचर ऑफ मटेरियल है बच्चा वो अलग था, वो डिफरेंट था। तो उस नेचर ऑफ मटेरियल को देखते हुए हम लोगों ने जब इसे कैलकुलेट करा तो पाया सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट के लिए जो पाया गया वो ये पाया गया कि जो बाद वाला केस था उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था और पहले वाले केस का कम। तो इससे ये पता लगता है कि यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर भी। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा मटेरियल मैं चेंज करता हूं तो सेम चीजों के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई। इसके अलावा रेजिस्टेंस बच्चों एक चीज और है जिस पर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। ये चीज हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है, बात समझ में आई। पर जो हमारा मेन कंसर्न है अभी इस वक्त वो ये है, इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है, ये 1 और ये 2। अगर मैं 1 and 2 को क्या कर दूं बच्चों, कंबाइन कर दूं। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर देता हूं तो मुझे मिलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। एंड एज यू ऑल नो जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है वहां पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके इक्वालिटी साइन लगाता हूं और प्रोपोर्शनैलिटी हटने की वजह से वहां पर आप लोगों का एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आता है। तो यहां पर मैंने इक्वल का साइन लगाया और इसके साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसे मैं बोलता हूं। यहां पर ये कहलाएगा आप लोगों का रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा बच्चों, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और यही रेजिस्टिविटी के साइन को मैं बोलता हूं रो। क्या बोलता हूं बच्चों,
रो बोलता हूँ इसको मैं। इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं किसी भी मटेरियल की, और ये होता है रो। रेजिस्टिविटी पर ही डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। इस बात से ये पता लगा जब एक्सपेरिमेंट किए गए, तब इस चीज पर हम पहुंचे, इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि यहाँ पर जो भी आप लोगों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसका नाम रेजिस्टिविटी रखा गया और उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी गई। आप लोगों को पता ही है कि रेजिस्टेंस कैसा यूनिट क्या है बच्चों, ओम है। तो यहाँ पर जो मुझे यूनिट अभी चाहिए वो चाहिए रेजिस्टिविटी की। तो मैं रेजिस्टिविटी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। आर ए बाय एल अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से होगा, ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर। ओम मीटर is the SI unit of resistivity. ओम मीटर is the SI unit of resistivity. फिर यहाँ पर आप लोगों को पता है मेरा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि क्या बनता है, what is in which case the resistance is equal to resistivity. ये आप लोगों ने नोट किया है, नहीं किया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे इसे रब करना है। देखिए आप सभी लोग, when is r equal to रो, कौन से केस में r रो के इक्वल हो सकता है, अगर मेरा एरिया एंड एल दोनों 1 हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए, तो उस केस में r जो है वो रो के इक्वल हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, r उस केस में किसके इक्वल हो सकता है, रो के, जो भी दोनों की वैल्यू है। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो कि ये बताती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को ऑफर करेगी पर मीटर के अकॉर्डिंग, कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा पर मीटर या विद इन अ रेंज ऑफ 1 मीटर, कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कोई भी मटेरियल या कोई भी वायर आपका ऑफर करेगा, वो चीज क्या बताएगी आप लोगों की, रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी का मतलब है। बेसिकली रेजिस्टिविटी ही एक ऐसा मेन कंपोनेंट है जो किसी 1 मीटर की रेंज में चेंज नहीं होता किसी भी फिक्स्ड मटेरियल के लिए। तो इस रेजिस्टिविटी के बेस पर ही हम लोग अपने मटेरियल्स को क्वालिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्वालिफाई क्लासिफाई एक ही बात है, क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे मटेरियल्स इसके बेसिस पर 3 तरीके के निकलते हैं। कितने तरीके के बच्चों, 3 तरीके के निकलते हैं। जो पहली रेंज होती है बच्चों वो होती है आप लोगों की कंडक्टर, दूसरी होती है आप लोगों की इंसुलेटर, और कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में भी एक रेंज आती है जो आप लोगों की आती है बच्चों सेमीकंडक्टर। क्या आती है, सेमीकंडक्टर। अगर आपकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻4 के ऑर्डर की हो, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, तो ये कैटेगरी कंसीडर की जाती है कंडक्टर्स के लिए। अगर आपकी रेजिस्टिविटी -4 से +4 के बीच में हो तो ये कंसीडर की जाती है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स आर दोज डिवाइस व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। एक बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक अमाउंट ऑफ करंट को वो फ्लो कराते हैं। जितने भी मोस्टली मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनमें सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी रेजिस्टिविटी 10⁻4 से ऊपर की हो, हायर ऑर्डर की हो, तो उस केस में वो मटेरियल कंसीडर किया जाता है एज एन इंसुलेटर। क्या कंसीडर किया जाता है बच्चों, एज एन इंसुलेटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आई है तो जरूर हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर ये चीजें हैं तो फिर मेरा जो रेजिस्टेंस है वो आप लोगों का लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। जो दूसरी चीज है वो क्या है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर। इसके अलावा अगर मैं कुछ मेटल्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूं तो वो बनाता है बच्चों एलॉयज। क्या बनाता है, एलॉयज। एलॉयज को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज। यही रीजन है मोस्टली बहुत सारे मटेरियल्स में, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, इन सब में हम लोग एलॉयज के कंपोनेंट यूज करते हैं। एलॉयज के कंपोनेंट यूज करने का एक यही रीजन है, एक तो उनकी रेजिस्टिविटी लिटिल बिट हायर हो जाती है, दूसरा वो इजीली एयर के कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जिससे उनकी लाइफ जो है वो लॉन्ग रहती है।
आप लोगों के बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो टंगस्टन वायर का यूज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो टेम्परेचर के साथ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, उसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दैट इज वाई द टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिक बल्ब। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की जो इनके बेसिस पर हम लोगों ने क्वालिफाई की हैं, क्लासीफाई की हैं। उम्मीद करता हूँ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड आपको समझ में आया होगा, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। एनसीईआरटी में इसी रेजिस्टिविटी के ऊपर एक टेबल है, उस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। उसकी ऑल्दो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक दो की आपको जरूरत पड़ जाती है। थैंक्स यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel and do hit the bell button so that you can get the future updates। कोई प्रॉब्लम है तो you can ask me in comment box।